सभी छात्रों को मेरा वंदे मातरम। कक्षा 9 हिंदी इकाई 15 दाज्यू इकाई का आज हम अभ्यास करेंगे, जिसके लेखक है शेखर जोशी। दाज्यू यानी बड़ा भाई। दाज्यू कहानी में एक बाल श्रमिक पर शेखर जोशी ने यह कहानी लिखी है। उस श्रमिक का नाम है मदन, जो एक पहाड़ी क्षेत्र में रहता था, जो अपना पेट भरने के लिए शहर में आकर होटल में काम करता था। तो उस बाल श्रमिक की कहानी दाज्यू आज हम पढ़ेंगे। तो इस कहानी की शुरुआत करते हैं। चौक से निकल कर बाईं ओर जो बड़े साइन बोर्ड वाला छोटा सा कैफे है, वहीं जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा था। चौक के पास निकलकर बाईं ओर जो साइन बोर्ड वाला छोटा सा कैफे है, वहाँ पे जगदीश बाबू ने सबसे पहली बार उस बाल श्रमिक को देखा था। गोरा चित्ता रंग, यानी वो दिखने में गोरा था। नीली शफ़ाफ आँखें, शफ़ाफ यानी अति स्वच्छ निर्मल उजली हुई उसकी आँखें थी। सुनहरे बाल थे। चाल में एक अनोखी मस्ती पर शिथिलता नहीं। वो चलता था तो वो चाल में उसकी अनोखी मस्ती दिखाई देती थी, लेकिन शिथिलता यानी सुस्ती, आलस बिल्कुल नहीं था। कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंद की सी फुर्ती, और उसमें कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंद में जो स्फूर्ति होती है, वैसी फुर्ती उस लड़के में थी। आंखों की चंचलता देखकर उसकी उम्र का अनुमान केवल 9-10 वर्ष ही लगाया जा सकता था, और उसकी आंखों में जो चंचलता थी उसे देखकर वो 9-10 साल का ही होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता था। और शायद यही उम्र उसकी रही होगी, यानी वो लड़का था वो 9-10 साल का ही था। अधजली सिगरेट का एक लंबा कस खींचते हुए जब जगदीश बाबू ने कैफे में प्रवेश किया, तो वह एक मेज पर प्लेट उठा रहा था। जब पहली बार सिगरेट पीते पीते जगदीश बाबू कैफे में आए, तो वो लड़का जो था वो मेज पर से यानी टेबल के ऊपर से प्लेट उठा रहा था, और जब वे पास ही कोने की टेबल पर बैठे तो वह सामने था, मानो घंटों से उनकी उस स्थान पर आने वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो। जब जगदीश बाबू उस पास वाले टेबल पर बैठे तो उनके सामने था, जैसे वो कई समय से, काफ़ी देर से उनके जगदीश बाबू के आने का ही प्रतीक्षा यानी इंतज़ार कर रहा था। वह कुछ बोला नहीं। हाँ, नम्रता प्रदर्शन के लिए थोड़ा झुका और मुस्कुराया बड़ था। वो लड़का कुछ बोला नहीं, लेकिन सिर्फ उनको देख के, जगदीश बाबू को देखकर मुस्कुराया। पर उसके इसी मौन में जैसे सारा मेनू समाहित था, लेकिन लड़के के इसी मौन में सारा होटल का मेनू समाहित था, ऐसा जगदीश बाबू को लगा। सिंगल चाय का ऑर्डर पाने पर वह एक बार पुनः मुस्कुराकर चल दिया। जब जगदीश बाबू ने कहा कि मुझे एक चाय चाहिए, तो ऑर्डर लेकर फिर मुस्कुराया और वहाँ से चला गया। पलक झपकते ही चाय हाजिर थी, और जगदीश बाबू जैसे ही पलक झपकाते, चाय उनके सामने हाजिर हो गई। मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती है। निर्जन एकांत स्थान में निसंग होने पर भी कभी कभी आदमी एकाकी अनुभव नहीं करता। मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती है, ऐसा लेखक कहते हैं। निर्जन यानी सुनसान जगह पर, एकांत स्थान पर, निसंग होने पर भी, निसंग यानी किसी का साथ न होने पर भी कभी कभी आदमी एकाकी यानी एक अकेलापन नहीं
अनुभव कर सकता। लगता है इसी एकाकीपन में भी सब कुछ कितना निकट है, कितना अपना है। परंतु इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों नर नारियों के बीच जंद्रमय वातावरण में रहकर भी सूनेपन की अनुभूति होती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि वो कोई व्यक्ति अकेला होता है तो भी अकेला नहीं होता, और कभी कभी ऐसा लगता है कि उसके इर्द गिर्द सैकड़ों नर नारियां होते हुए भी वो व्यक्ति अकेला ही रह जाता है और अकेले सुनेपन की ही अनुभूति करता है। ऐसा उस आदमी को लगता है। लगता है जो कुछ है वह पराया है, कितना अपनत्वहीन। पर यह अकारण ही नहीं होता। इस एकाकीपन की अनुभूति, इस अलगाव की जड़ें होती है विछोह या विरक्ति की किसी कथा के मूल में। और जो अकेलापन की जो अनुभूति होती है, अलगाव की जो जड़ें होती है, वो विछोह या विरक्ति, विरक्ति यानी विराग, उदासीनता के कारण ही अकेलापन महसूस सबको होता है। ऐसा लेखक कहना चाहते हैं कि अकेलापन सबको क्यों महसूस होता है जब कोई व्यक्ति उदास होता है। जगदीश बाबू दूर देश से आए हैं, अकेले हैं। चौक की ही चहल पहल, कैफे के शोरगुल में उन्हें लगता है सब कुछ अपनत्वहीन है। जगदीश बाबू दूर से आए थे, दूसरे देश से आए थे, दूर देश से आए थे, फिर भी चौक के आजू बाजू की चहल पहल को देखकर, शोरगुल को अनुभूति करने के बाद भी उनको लगता है कि यहाँ कोई अपना नहीं है। शायद कुछ दिन रहकर अभ्यस्त हो जाने पर उन्हें इसी वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगे। कुछ दिन रहेंगे यहाँ पे और इस वातावरण में रहेंगे तो उनको लगेगा कि अपना कोई यहाँ है। पर आज तो लगता है कि यह अपना ही नहीं, अपनेपन की सीमा से दूर, कितना दूर। और तब उन्हें अनायास ही याद आने लगता है कि अपने गांव पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, अपने निकट शहर के कैफ़े होटल। और जब जगदीश बाबू को ऐसा लगता है कि वो अपने घर से दूर है, तब उन्हें याद आता है अपना गांव, अपने पड़ोस के लोग, आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे और अपने शहर की निकटता और वहाँ जो कैफ़े और होटल है वो याद आते हैं। चाय साहब, जगदीश बाबू ने राखदानी में सिगरेट जारी। यह जगदीश बाबू सोच ही रहे थे कि वो लड़का आया और उसने बोला चाय साहब। जगदीश बाबू ने राखदानी में सिगरेट जारी। उन्हें लगा इन शब्दों की ध्वनि में ही वही कुछ है जिसकी तिक्तता उन्हें अनुभव हो रही थी, और उन्होंने अपनी शंका का समाधान कर लिया। उन्हें लगा जगदीश बाबू कि ये लड़का, जो जगदीश बाबू को लग रहा था अकेलापन लग रहा था, वो उनके लिए शंका ही थी और उस शंका का समाधान उन्हें शायद मिल ही गया था। तो जगदीश बाबू ने उस लड़के को पूछा क्या नाम है तुम्हारा? तो उस लड़के ने बोला मदन। अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? जगदीश बाबू ने पूछा कि तुम कहाँ के रहने वाले हो? पहाड़ का हूँ बाबूजी। मदन ने कहा मैं पहाड़ का रहने वाला हूँ। पहाड़ तो सैकड़ों है, आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा। तुम्हारा गांव किस पहाड़ में है? तो जगदीश बाबू ने कहा कि पहाड़ तो हमारे यहाँ बहुत है, आबू के पहाड़ है, दार्जिलिंग का है, मसूरी का है, शिमला का है, अल्मोड़ा का है। तुम किस पहाड़ के रहने वाले हो? इस बार शायद उसे पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया। मुस्कुराकर बोला अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा। तब मदन को पहाड़ और जिले का अर्थ भेद पता चल गया, तो उसने मुस्कुराते हुए जगदीश बाबू को कहा कि मैं अल्मोड़ा का रहने वाला हूँ। अल्मोड़ा में कौन सा गांव है? विशेष जानने की गरज से जगदीश बाबू ने पूछा। बाद में जगदीश बाबू ने पूछा कि अल्मोड़ा में तुम किस गांव में रहते हो? अल्मोड़ा के। इस प्रश्न ने उसे संकोच में डाल दिया। शायद अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे संकोच हुआ था। इस कारण टालता हुआ सा बोला वह तो दूर है साहब,
अल्मोड़ा से 15-20 मील होगा। अपने गांव का नाम वो बताना नहीं चाहता था क्योंकि उसे शर्म आ रही थी, लज्जा आ रही थी। इसीलिए उसने कहा, मदन ने कहा कि अल्मोड़ा से 15-20 मील दूर है मेरा गांव। फिर भी नाम तो कुछ होगा ही, जगदीश बाबू ने जोर देकर पूछा। दौत्या लगो, वो सकुचाता हुआ सा बोला। उसने अपने गांव का नाम बताया, दौत्या लगो। जगदीश बाबू के चेहरे पर पुती हुई एकाकीपन की स्याही दूर हो गई और जब उन्होंने मुस्कुराकर मदन को बताया कि वे भी उसके निकटवर्ती गांव के रहने वाले हैं, तो लगा जैसे प्रसन्नता के कारण अभी मदन के हाथ से त्रे गिर पड़ेगी। जगदीश बाबू ने उसके गांव का नाम सुनकर उनका एकाकीपन दूर हो गया और मुस्कुरा के हुए बोला कि मैं भी तुम्हारे गांव के निकटवर्ती गांव का ही रहने वाला हूँ। यह सुनकर मदन के हाथ से भी त्रे शायद गिर पड़ेगी ऐसा उसे लगा। उसके मुंह से शब्द निकलना चाह कर भी निकल न सके। खोया खोया सा वह अपने अतीत को फिर लौट लौट कर देखने का प्रयत्न कर रहा हो। मदन के मुंह से कोई शब्द भी निकला नहीं और ऐसा लगा कि वो अपने सपनों में खोया हुआ है। अतीत गांव, ऊंची पहाड़ियाँ, नदी, ईजा यानी माँ, बाबा, दीदी, भूली यानी छोटी बहन, दाजू यानी बड़ा भाई। मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसकी छाया निकट जान पड़ी। ईजा नहीं, बाबा नहीं, दीदी, भूली नहीं, दाजू, हाँ दाजू। और मदन को जगदीश बाबू को देखकर अपने बड़े भाई की निकटता जान पड़ी, यानी वो उसे अपना बड़ा भाई मानने लगा। 2-4 ही दिनों में मदन और जगदीश बाबू के बीच अजनबीपन की खाई दूर हो गई। टेबल पर बैठते ही मदन का स्वर सुनाई देता। अब हर रोज जगदीश बाबू और मदन एक दूसरे के साथ बातचीत करने लगते थे और जगदीश बाबू और मदन का अजनबीपन दूर हुआ। जैसे टेबल के ऊपर आकर बैठते जगदीश बाबू, मदन का स्वर, मदन की आवाज़ सुनाई देती, दाजू जय हिंद, दाजू आज तो ठंड बहुत है, दाजू क्या यहाँ भी ह्यूम पड़ेगा। जैसे जगदीश बाबू आते थे मदन उसके साथ बातें करने लगता था अलग अलग तरह की। दाजू आपने तो कल बहुत थोड़ा खाना खाया। तभी किसी और से बॉय की आवाज़ पड़ती और मदन उस आवाज़ के प्रतिध्वनि के पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच जाता। जगदीश बाबू के साथ बात करते करते कोई उसे बॉय कह के बुलाता तो उस जहां से आवाज़ आई उसी ओर वो मदन चला जाता था। ऑर्डर लेकर फिर जाते जाते जगदीश बाबू से पूछता, दाजू कोई चीज़। ऑर्डर, दूसरे व्यक्ति का ऑर्डर लेके फिर से जगदीश बाबू के पास आता और पूछता कि आपको दाजू आपको कुछ और चीज़ चाहिए। पानी लाओ। लाया दाजू। शब्दों को उतनी ही आतुरता और लगन से दोहराता जितनी आतुरता से बहुत दिनों के बाद मिलने पर भी माँ अपने बेटे को चूमती है। जब दाजू कोई कुछ कहते थे तो वो पहले कर देता था मदन, और जैसे माँ अपने बेटे को चूमती है वैसे ही जो जगदीश बाबू मदन को कहते थे वो कर देता था, वो कार्य कर देता था। कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू का एकाकीपन दूर हो गया। उन्हें अब चौक, कैफ़े ही नहीं सारा शहर अपनेपन के रंग में रंगा हुआ सा लगने लगा। थोड़े दिन बाद जगदीश बाबू का भी एकाकीपन दूर हो गया। चौक, कैफ़े और सारा शहर को वो अपने समझने लगे, परंतु उन्हें यह बार बार दाजू कहलाना अच्छा नहीं लगता और यह मदन था कि दूसरे टेबल से भी दाजू। लेकिन जगदीश बाबू को एक बात पसंद नहीं थी, वो था मदन का उन्हें दाजू कहना। पण दूसरी टेबल से भी वो मदन उन्हें दाजू कह के बुलाता रहता था। मदन इधर आओ। आया दाजू। दाजू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू की मध्यम वर्गीय संस्कार जागू थे। अपनत्व की पतली दौड़ अहम की तेज दर के आगे न टिक सकी, यानी उन्हें
अच्छा नहीं लगता था कि उसे दाजू कह के कोई बुलाए। उन्हें उनमें अहंकार आ गया था जगदीश बाबू में। दाजू चाय लाऊं? चाय नहीं, लेकिन यह दाजू दाजू क्या चिल्लाते रहते हो दिन रात। किसी की प्रेस्टीज का ख्याल भी नहीं है तुम्हें। प्रेस्टीज यानी प्रतिष्ठा, इज्जत। और जगदीश बाबू ने मदन को डांट दिया कि चाय नहीं चाहिए, लेकिन तुम ये दाजू दाजू मुझे कहना बंद कर दो। जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तमतमा गया। शब्दों पर अधिकार नहीं रह सका। मदन प्रेस्टीज का अर्थ समझ सकेगा या नहीं, यह भी उन्हें ध्यान नहीं रहा। वो इतने क्रोधित हो गए कि उसे पता ही नहीं चला वो क्या बोल रहे हैं। और प्रेस्टीज का अर्थ प्रतिष्ठा होता है, ऐसा मदन को मालूम भी पड़ेगा या नहीं, उसकी ओर भी उनका ध्यान गया नहीं। पर मदन बिना समझाए ही सब कुछ समझ गया था। लेकिन मदन को कोई समझाए उससे पहले वो सब कुछ समझ गया था कि उसका दाजू कहना जगदीश बाबू को पसंद नहीं आया। मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगी। वो दुखी हो गया। मैनेजर से सिर दर्द का बहाना कर वह घुटनों में सर दे कोठरी में सिसकियां भर भर कर रोता रहा। मैनेजर से सिर दर्द का बहाना कर वो छुट्टी ले गया और अपने कोठरी पर जाकर सिसकियां लेकर घुटनों पर अपना माथा सर रखकर रोता रहा। घर गांव से दूर ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति आत्मीयता प्रदर्शन स्वाभाविक ही था। इसी कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा जैसे किसी ने उसे ईजा की गोदी से, बाबा की बाहों से और दीदी की आंचल की छाया से बलपूर्वक खींच लिया हो। कई दिनों बाद मदन को लगा था कि उसके शहर का कोई आया था, अपनत्व जिससे मिला, आत्मीयता जिससे बंधी हुई थी। लेकिन जब जगदीश बाबू ने उसे क्रोध से डांट दिया तो उसे ऐसा लगा जैसे उसे कोई अपनी ईजा यानी माँ की गोद से उतार दिया हो, बाबा की बाहों से छुड़ा लिया हो या दीदी के आंचल की छाया से बलपूर्वक खींच लिया हो, ऐसा मदन को लगा। परंतु भावमुक्ता के स्थायी नहीं हो तो रो लेने पर अंतर की घुमंती वेदना की आंखों की राह बाहर निकाल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वो भी भावुक स्वरों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होता है। यानी जिसके अंदर कोई दुखी व्यक्ति होता है वो रो लेता है तो उसकी वेदना रोने के बहाने बाहर निकल आती है, ऐसा लेखक कहते हैं। मदन पूर्ववत काम करने लगा। मदन पहले की तरह, पूर्ववत यानी पहले की तरह काम करने लगा। दूसरे दिन कैफे जाते हुए अचानक ही जगदीश बाबू की भेंट बचपन के सहपाठी हेमंत से हो गई। दूसरे दिन कैफे में जगदीश बाबू आ रहे थे तब उनकी भेंट उनके बचपन के सहपाठी यानी साथ में पढ़ने वाले हेमंत से हो गई। कैफे में पहुंचकर जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया, परंतु उन्हें लगा जैसे वह उनसे दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा हो। जगदीश बाबू जैसे ही कैफे में गए तो उसने मदन को इशारा करके बुलाया, लेकिन उन्हें लगा कि मदन उनसे दूर दूर भागता दिखाई दे रहा है। दूसरी बार बुलाने पर ही मदन आया। जब जगदीश बाबू ने उसे दूसरी बार बुलाया तभी मदन आया। आज उसके मुंह पर वह मुस्कान न थी और न ही उसने क्या लाऊं दाजू कहा। मदन उनके पास आया, जगदीश बाबू के पास, लेकिन मदन के मुख पर कोई भी मुस्कान नहीं थी और उसने आके बोला भी नहीं था कि क्या लाऊं दाजू। स्वयं जगदीश बाबू को ही कहना पड़ा 2 चाय 2 आमलेट, परंतु तब भी लाया दाजू कहने की अपेक्षा लाया साहब कर वह चला गया। जगदीश बाबू को स्वयं ही बोलना पड़ा कि 2 चाय ले आओ और 2 आमलेट ले आओ, परंतु तब भी मदन दाजू कहने की उपेक्षा लाया साहब ऐसा कहकर चल दिया, मानो दोनों अपरिचित हो यानी दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हो ऐसा। शायद पहाड़िया है, हेमंत ने अनुमान लगाकर पूछा। शायद ये लड़का पहाड़ के इलाके का है, ऐसा हेमंत ने अनुमान लगाकर कहा। हाँ, रूखा सूखा उत्तर देते हुए जगदीश बाबू ने और वार्तालाप का विषय ही बदल दिया।
जगदीश बाबू ने कहा कि हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, और बात का जो वो बातचीत कर रहा था उसका विषय ही उन्होंने बदल दिया। मदन चाय ले आया था। क्या नाम है तुम्हारा लड़के? हेमंत ने आसान चढ़ाने की गरज से पूछा। और जब मदन चाय लेकर आया तो हेमंत ने पूछा कि क्या नाम है तुम्हारा लड़के? कुछ क्षणों के लिए टेबल पर गंभीर मौन छा गया। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। जगदीश बाबू की आंखें चाय की प्याली पर ही झुकी रह गई। जगदीश बाबू मदन की आंख में आंख मिलाकर भी नहीं देख पा रहे थे और वो नीचे चाय को ही देख रहे थे। मदन की आंखों के सामने विगत स्मृतियां घूमने लगी। मदन की आंखों के सामने जो पुरानी स्मृतियां थी, जो जगदीश बाबू ने उन्हें दाता था, उनके साथ प्रेम पूर्वक बात करते थे, बाद में उसे दाता था, वो स्मृतियां, वो यादें घूमने लगी। जगदीश बाबू का एक दिन ऐसे ही नाम पूछना, फिर राजू आपने तो कल थोड़ा ही खाया, और एक दिन किसी की परिस्थिति का ख्याल नहीं रहता तुम्हें। जगदीश बाबू का एक दिन ऐसे जगदीश बाबू ने भी नाम पूछा था, उसके बाद राजू आपने कुछ कल थोड़ा सा ही खाया, ऐसा कहना, यानी प्रेम पूर्वक बातचीत होना, और दूसरे दिन ही प्रेस्टीज का ख्याल नहीं रहना, यह सब उसकी आंखों के सामने, मदन की आंखों के सामने घूमने लगा। जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन की ओर देखा। उन्हें लगा जैसे अभी वह ज्वालामुखी सा फट पड़ेगा। फिर जगदीश बाबू ने अपनी आंखें उठाकर मदन की ओर देखा तो उसे लगा यह गुस्से से अभी गुस्सा आ जाएगा उसे, वो ज्वालामुखी जैसा फट पड़ेगा, ऐसा उन्हें लगा। हेमंत ने आग्रह के स्वर में दोहराया, क्या नाम है तुम्हारा? फिर हेमंत ने दूसरी बार उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? बॉय कहते हैं सब मुझे। तब मदन ने कहा कि मुझे यहाँ पे सब बॉय कहते हैं। संक्षिप्त सा उत्तर देकर वह मुड़ गया। बॉय कहकर वो पलट गया, मुड़ गया। आवेश में उसका चेहरा लाल होकर और भी अधिक सुंदर हो गया था, और आवेश में उसका चेहरा, गुस्से में उसका चेहरा लाल होकर और भी ज़्यादा सुंदर हो गया था। और यहाँ पे हमारी यह राज्य इकाई जो है वो पूर्ण होती है। प्रस्तुत इकाई में लेखक शेखर जोशी ने अपनत्व भरे दो शब्द अपरिचित व्यक्तियों को निकट ला देते हैं, और तिरस्कार भरी वाणी परिचितों को भी अपरिचित बना देती है। यह कहानी में बालक मदन और जगदीश बाबू के बीच अपनत्व की और तिरस्कार का ऐसा ही विपरीत संबंध बन जाता है, जिसे हम अपना समझने लगते हैं। वही जब दिल तोड़ देता है तब उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, यही दाज्यू कहानी का केंद्र बिंदु है जो हमने देखा। और यहाँ पे हमारी यह इकाई पूर्ण होती है। वंदे मातरम।